हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं अपने स्टडी पॉइंट इन अयोध्या में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि कल मैं 11वीं क्लास का बायोलॉजी का विषय लेकर आया था और बायोलॉजी में 4-5 टॉपिक मैं पढ़ा चुका था और मेरा पहला चैप्टर था जीवों में विविधता एवं अनुकूलता। तो आज उसके आगे मैं चर्चा करेंगे। कल मैं किस टॉपिक तक पढ़ाया था, किसी को याद है, बता सकता है? अच्छा ठीक है, थैंक यू, बैठ जाओ। वृद्धि तक पढ़ाया था। आज हम पढ़ाएंगे रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ाएंगे बेटा? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यानी कि जनन। ये चौथा पॉइंट है, जनन पढ़ाएंगे आज। तो देखो बेटा, जनन क्या होता है। अपने मीन्स वंश को बनाए रखने के लिए, अपनी जात की कम्युनिटी को बनाए रखने के लिए जनन क्या होता है, आवश्यक होता है। बिना जनन के उसके वंशज की जो है सृष्टि नष्ट हो सकती है। इसीलिए वो अपनी जाति को बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। अब जनन करने का उद्देश्य यही होता है कि जनन क्यों किया जाए, कैसे किया जाए, तो क्यों किया जाए। मतलब पहला प्रश्न आता है कि जनन क्यों किया जाए। तो जनन इसलिए करते हैं अपने वंश को बनाए रखने के लिए। अब जनन कई प्रकार के होते हैं। जनन मैं बताया था आपको, शायद में पहला नंबर है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने बताया था, और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया था। क्लास 12 वाले में बताया था। तो यहाँ भी जान लो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन। नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन। लैंगिक जनन आप जैसा कक्षा 10 में पढ़ चुके होंगे, 9 में पढ़ चुके होंगे कि सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें सिर्फ एक सिंगल जीव की आवश्यकता होती है, 2 जीवों की आवश्यकता नहीं होती है। उसे क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन, जिसमें 2 जीवों की आवश्यकता होती है, यानी कि मेल और फीमेल, मेल एंड फीमेल, यानी कि नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें सिंगल जीव की आवश्यकता होती है। अब देखिए, सेक्सुअल और असेक्सुअल आप समझ गए। अब देखते हैं कि कई प्रकार के जीव जंतु होते हैं, जैसे एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, तो अलग अलग प्रकार के करते हैं। पहले हम देखते हैं असेलुलर। असेलुलर ऑर्गेनिज्म एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव के बारे में जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं बता रहा हूँ। जैसे हो गया अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, ये सब ना। तो अलग अलग एक कोशिकीय जीव, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, वो अलग अलग जीव अपना जन्म दर्शाते हैं। जैसे आप बैक्टीरिया में रख लो,
बैक्टीरिया में रख लो, ये सब एक कोश के जीव होते हैं। और सूक्ष्म जीव, दूसरा नंबर सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव मतलब एकदम सूक्ष्म छोटे छोटे जीव, जैसे आप देखते होंगे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बैक्टीरिया जानते हो ना, ये विषाणु से छोटे जीव होते हैं। बैक्टीरिया में जनन कैसे होता है? बैक्टीरिया में जनन होता है खंडीभवन द्वारा, फिशन द्वारा, खंडन करके, खंडन द्वारा इसमें रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है? वो बैक्टीरिया अपने आप को डिवाइड कर लेता है, दो भागों में वो डिवाइड कर लेता है, बस ये खंडन द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, बैक्टीरिया हो गया। नंबर दो, ये भी एक सूक्ष्म जीव मैं लेता हूँ, यीस्ट, YEAST, यीस्ट। ये सूक्ष्म जीव है, बता रहा हूँ। यीस्ट में मुकुलन द्वारा होता है, बडिंग, बडिंग, BUDDING, बडिंग। बडिंग मीन्स मुकुलन। मुकुलन क्या है, बडिंग क्या है? अब देखो, यीस्ट जानते हो जिसे खमीर भी कहते हैं। खमीर क्या है सर? अब कुछ लोग नहीं जान रहे होंगे कि खमीर क्या है। खमीर वो होता है जो डबल रोटी बनाई जाती है ना, तो उसमें उस बेसन में मिलाया जाता है तो वो फूल जाता है। ठीक है, और एक तंदूरी बनाया जाता है तो उसमें लगाया जाता है। यानी कि बेकरी में एक खमीर का प्रयोग ज़्यादा करते हैं लोग। तो इसमें मुकुलन के द्वारा कैसे होता है जनन, मैं बता रहा हूँ। एक ये मान लीजिए खमीर हो गया। ठीक, खमीर में जब ये अनुकूल वातावरण पाता है, अनुकूल वातावरण मिलने के अकॉर्डिंग तुरंत ये क्या करता है, इसमें एक उभार सा उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? बड़ा थोड़ा बनाए ना, ये खमीर है। तो जो ये अनुकूल वातावरण होता है तो क्या होता है, इसमें छोटा सा उभार उत्पन्न होता है और धीरे धीरे 2-3 दिन के बाद ये क्या हो जाता है, ऐसे दो भागों में विभाजित हो जाता है। बस ये एक जीव इधर हो गया, एक जीव इधर हो गया, एक जीव इधर हो गया, तो ये जनन कर लिया कि नहीं कर लिया, ऐसे होता है। हाइड्रा रख लो, हाइड्रा एक जीव होता है, पौधा होता है। ठीक, जीव। अब देखो हाइड्रा में कैसे जनन होता है, ये भी बडिंग के द्वारा होता है, BUDDING, बडिंग। बडिंग मीन्स मुकुलन। इसमें भी ऐसे होता है। हाइड्रा का पौधा आपने देखा, ये ऐसे टाइप का होता है, ऐसे पेड़ मॉडल ना, ऐसे टाइप का होता है हाइड्रा, ऐसे। ठीक, ऐसे टाइप का होता है हाइड्रा। अब इसमें कैसे होता है, ये क्या होता है, इसमें कलिकाएं निकल आती हैं। ये कलिकाएं ऐसी छोटी छोटी कलिकाएं निकल आती हैं और यही कलिकाएं जाकर के बड़ी हो जाती हैं। फिर ये अपने आप से वो उस हाइड्रा जो मात्र सेल्स होता है उससे अलग हो जाता है, तो ये एक अलग जीव बना लेता है। ठीक, समझ में आ गया? ये होता है। ये तो मैंने बताया था अभी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यानी कि जो असेलुलर होते हैं, एक कोश के जीव होते थे, उसके बारे में, और जो मतलब सूक्ष्म जीव होते हैं उसके बारे में बताया था। ठीक, कि जनन कैसे करते हैं। और अब मल्टी सेलुलर क्या होते हैं, बहुकोश के जीव। बहुकोश के जीव में जैसे मैं आता हूँ, मनुष्य, यानी कि मैं मनुष्य, भेड़, बकरी और खरगोश, यानी कि जितने जीव मतलब दिखाई देते हैं तुम्हें, बड़े ऑर्गन, बड़े पार्टों में, वो सारे क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोश के जीव होते हैं। तो वो बहुकोश के जनन कर दर्शाते हैं। तो ये जीव का अलग अलग भाग होता है। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पर, संवेदनशीलता। 5वां पॉइंट है ना, संवेदनशीलता। संवेदनशीलता एवं क्या है, अनुकूलनशीलता। अनुकूलनशीलता
संवेदनशीलता एवं अनुकूलनशीलता। तो संवेदनशीलता एवं अनुकूलनशीलता क्या है? तो ये कोई जीव होता है, वो अपने वातावरण, जैसे मैं जीव हूँ, अपने वातावरण के चारों ओर का अनुभव करके जो अपने आप में प्रतिक्रिया उत्पन्न कर लेता है, उसे क्या कहते हैं? अनुकूलनशीलता कहते हैं। यानी फिर से एक बात देखिए, अपने वातावरण के चारों ओर, उस एरिया के चारों ओर की स्थिति का आकलन करके अपने अंदर जो प्रतिक्रिया उत्पन्न कर लेता है, उसे क्या कहते हैं? अनुकूलनशीलता कहते हैं। अब हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि जैसे एक पक्षी होता है, वो सर्दियों के महीने में क्या करता है? अपने पंखों को क्या करता है? वो फुला करके बैठता है ना, फुला करके बैठता है। पहले मतलब आज के 15-20 साल पहले देखो तो बहुत वल्चर हुआ करते थे, गिद्ध जिसे कहते थे। तो जब मांस खाते थे तो नहा धो करके ठंडे के मौसम में ऐसे करके बैठ जाते थे, ऐसे करके। अपने पिताजी से पूछिएगा बच्चों, अब आप सब लोगों के ज़माने में नहीं है, अपने बाबा से पूछिएगा तो बताएंगे, ठीक है। बाकी अनुकूलनशीलता और संवेदनशीलता यही होती है। संवेदनशीलता क्या है? मतलब जब वातावरण होता है, ठंडी का मौसम आ गया, हम क्या हुए? संवेदनशील होने लगे। हमारे अंदर, सेल के अंदर क्या होती है? कर्मकुंचन गतियाँ प्रारंभ हो जाती हैं, कुछ न कुछ रिएक्शन होता है। तो फिर संवेदी अंग जो होते हैं वो एहसास कराने लगते हैं। संवेदी अंग कितने होते हैं? 5 होते हैं। आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये सब होते हैं ना। तो यही अपने आप में क्या करते हैं? एहसास कराते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? स्वेटर पहन लेते हैं, ठीक है, स्वेटर पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, ठंडी का मौसम आ जाता है तो वही मतलब वातावरण के अनुकूल बन जाते हैं हम, उसी को कहते हैं अनुकूलनशीलता। छठा नंबर आ जाइए। छठा नंबर में क्या होता है? छठा नंबर में होता है उपापचय। मेटाबॉलिज्म। उपापचय। अब देखो बच्चों, उपापचय क्या है? जब हम कोई कार्य करते हैं, कार्य करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। किस चीज़ की? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और एनर्जी की रिक्वायरमेंट कब होगी? जब हम भोजन करेंगे और भोजन का जितने पोषक तत्व होते हैं वो हमारे सेल्स के अंदर जा करके, यानी कि बड़े पार्टिकल्स टूट करके छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो करके हमारे सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं। तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? हम उपापचय क्रिया कहते हैं। यानी कि भोजन का स्वांगीकरण समझते हो ना? भोजन का पच करके और जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करके जो सेल्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा कर देना क्या कहलाता है? उपापचय कहलाता है। यानी कि कार्य करने की क्षमताओं को बढ़ा देना, ये उपापचय के अंतर्गत आता है। तो उपापचय भी जान लिए कि ये मेटाबॉलिक क्रिया होती है। और उपापचय 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक कैटाबॉलिक में होता है, एक एनाबॉलिक होता है। तो इसको आगे पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो बहुत गहराई में घुस जाएंगे तो निकल नहीं पाएंगे, ठीक। आगे इसका चैप्टर है, ये तो अभी परिचय में इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। बाकी फिर से दूसरा देखिए, फिर है न्यूट्रिशन। 7वां नंबर है न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण। न्यूट्रिशन, पोषण, ठीक। न्यूट्रिशन मीन्स पोषण। अब देखो,
पोषण पढ़े हो बच्चों ना? पोषण क्या होता है? पोषण पोषण 2 प्रकार के होते हैं ना, पढ़ाया था ना कि नहीं पढ़ाया था? एक मैंने पढ़ाया था स्वपोषी पोषण, एक मैंने पढ़ाया था परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण, ऑटोट्रॉफ्स, ट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ। दूसरा नंबर हेटेरोट्रॉफ, परपोषी या विषमपोषी। विषमपोषी, ठीक। हेटेरोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ, ठीक। 2 प्रकार से पोषण होता है। अब पोषण के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं डिटेल में, क्लास 10th का मैंने पढ़ाया था पोषण, उसको वो वीडियो हमारा पिछला वाला वीडियो देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। स्वपोषी पोषण जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा होता है, ठीक। ये इसमें ऐसा होता है कि स्वयं जो अपना भोजन बना लेते हैं उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे क्या होता है, ये स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण मैंने पहला ही चैप्टर डाला था, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, होलोजोइक के अंतर्गत। तो प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का प्रकाश आता है, पानी रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से आता है, हरा मतलब पौधा होता है, तो इसमें सारे चीज़ मिल करके क्या करते हैं, एक मेटाबॉलिक क्रिया करते हैं जो मंड के रूप में भोजन तैयार हो जाता है। तो ये स्वपोषी पोषण होते हैं, किसी जीव पर ये निर्भर नहीं होते हैं, इसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। परपोषी पोषण या विषमपोषी पोषण, हेटेरोट्रॉफ्स जिसे कहते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स वो पोषण होता है कि ये दूसरे जीवों के माध्यम से ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, गाय हो गई, भैंस हो गया, बकरियां हो गई, शेर हो गया, तो ये क्या होते हैं, परपोषी होते हैं या विषमपोषी पोषण होते हैं, दूसरे जीवों पर ये निर्भर होते हैं, इसीलिए इसे ये कहा गया है पोषण। फिर आ जाइए 7वां नंबर है, और 8वां नंबर है रिस्पायरेशन, श्वसन, रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन मीन्स श्वसन। श्वसन भी बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं कि जब हमें जीने के लिए श्वसन तो बहुत जरूरी होता है। हम प्रकाश की उपस्थिति में हो या ना हो कोई बात नहीं, हम हमेशा 24 आवर्स क्या करते हैं, वातावरण से ऑक्सीजन को क्या करते हैं, अंदर ले लेते हैं, इसके बदले कार्बन डाइऑक्साइड को नाकों के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। ये रिस्पायरेशन कहलाता है, श्वसन कहलाता है। और श्वसन की क्रिया कब होती है, ये अगले चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा। ये रिस्पायरेशन बहुत जरूरी होता है, रिस्पायरेशन। फिर होता है उत्सर्जन, इधर आ जाते हैं, उत्सर्जन, उत्सर्जन, एक्सक्रेशन, एक्सक्रेशन। उत्सर्जन जरूरी होता है ना, बहुत जरूरी होता है। देखो, जब हम भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, भोजन करने के माध्यम से हमारे अंदर नमक की भी मात्रा जाती है, कैल्शियम की मात्रा भी जाती है, और भोज्य कण जितने होते हैं वो जाता है। पानी पीते हैं तो पानी में जितने इन्वॉल्व होते हैं पोषक तत्व वो अपने अंदर हमारा सेल्स जो होता है घुलित कर लेता है, बाकी जो है यूरिन के माध्यम से उसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक, बाहर निकाल देते हैं यूरिन के माध्यम से। तो वो हमारा एक्सक्रेशन हो गया, उत्सर्जन हो गया, यानी कि खराब पदार्थ जितने हमारे शरीर में होते हैं उनको हम बाहर निकाल देते हैं। खराब पदार्थ किसे कहते हैं, जो हमारे शरीर को क्या करता है, हमारे शरीर को डिजीज करने का काम करता है,
हमारे शरीर को इन्फेक्ट करने का काम करता है, वो क्या होता है, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, उत्सर्जन के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं, इसी को कहते हैं उत्सर्जन। ठीक, फिर आ जाते हैं, ये 9 नंबर था, 9 नंबर। 10वां नंबर क्या है, 10वां नंबर में आता है गमन, लोकोमोशन। लोकोमोशन यानी कि गमन, गमन। देखो जीव जंतु तो लोकोमोशन कर सकते हैं, जीव जंतु लोकोमोशन कर सकते हैं, पर पेड़ पौधे लोकोमोशन नहीं कर सकते हैं, जिसे गति कहते हैं ना, गति कहते हैं। लोकोमोशन गमन या गति दोनों कह सकते हैं। गति हम सब लोग कर सकते हैं, यहाँ चल रहे हैं, यहाँ से यहाँ आ गए, ये गति हो गई। जीव जंतु चल रहे हैं, कीड़े मकोड़े चल रहे हैं, पर जो है प्लांट जो होता है, प्लांट यानी कि पौधा, पौधा गति नहीं कर सकता है। पौधा दूसरे माध्यम से गति करता है, पौधा दूसरे माध्यम से गति करता है। बता रहा हूं, प्रकाशानुकुंचन, प्रकाशानुकुंचन गति, ये क्या होता है बच्चों? आपके घर में या आपके दरवाजे के सामने या कहीं आपने देखा होगा कि अगर गमला लगा हो तो जहाँ पर धूप आती है, पहली सूर्य की रोशनी जहाँ पर पड़ती है, ये यानी कि जिस माध्यम से जहाँ पर रोशनी पहले पड़ती है, धूप आती है, वो पौधा क्या करता है, उसी माध्यम की तरफ क्या हो जाता है, झुक जाता है। झुकता है कि नहीं? पौधा लगा करके कभी देखिए तो पौधा धूप की तरफ वो ज़्यादा झुकाव कर लेता है, उसी को कहते हैं प्रकाशानुकुंचन गति, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश की ओर की तरफ वो अपने आप स्वयं गति करने लगता है, तो उसे को प्रकाशानुकुंचन गति कहते हैं। अब इसमें आएगा तो ऐसे प्रकाशानुकुंचन पेड़ पौधों में क्या गति होती है? हाँ जी सर, गति होती है, पेड़ पौधे में भी गति होती है। पेड़ पौधे में गति कैसे होती है? प्रकाशानुकुंचन के द्वारा। ऐसे बता दीजिएगा, जब हम गमला लगाते हैं या कोई चीज़ लगाते हैं तो प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश की तरफ वो अपना झुकाव कर लेता है, इसी को प्रकाशानुकुंचन गति कहते हैं। बस इतना 10 टॉपिक था, 10 टॉपिक आप समझिएगा, और आपको जहाँ पर समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स है ना, उस कमेंट देखिएगा, एकदम ध्यानपूर्वक देखिएगा, उसके बाद में किताब उठा करके देखिएगा, वहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं बुक से, और यहाँ जितना मैंने बोला उसको समझ लीजिएगा, कोई आपको परेशानी कोई दिक्कत नहीं होगी। और जहाँ नहीं समझ में आया होगा या कोई सुझाव होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, जो कि हम अपने अंदर सुधार करके या कुछ और अच्छा मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। तो इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपने इस चैप्टर को यहीं पर समाप्त करता हूं। बाकी मैं अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।